हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 फिजिक्स का मोशन चैप्टर का पार्ट 1 मोशन चैप्टर का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर हमने मोशंस और रेस्ट के बारे में पढ़ा, हमने काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। यह हमारा वीडियो मोशन का पार्ट 2 है। इसमें हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे, हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का हमारा यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हाट इज़ योर यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसे हम लिख सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम interval it is called यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट कर रहा है, मतलब टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वल है, देन उस टाइप के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक हमारा स्ट्रेट पाथ है और यहाँ पे एक इंसान कोई पर्सन वॉक कर रहा है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुँचता है, पॉइंट बी से पॉइंट सी में पहुँचता है, पॉइंट सी से पॉइंट डी में पहुँचता है। हर जगह वो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यहाँ पर भी वो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यहाँ पर भी वो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो अगर आप इसके हर पॉइंट पे देखोगे, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक, तो आप पाओगे कि इसका टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम है। ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए वो टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल होना चाहिए। हम इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे होंगे इक्वल टाइम इंटरवल में, तब जाके हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। क्लियर है। एक पॉइंट जो यूनिफॉर्म मोशन में हमें याद रखना है वो है कि इन यूनिफॉर्म मोशन the body remains at a constant speed throughout the period of जर्नी। ये तो बहुत कॉमन बात है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका थ्रू आउट द जर्नी जो रहेगा वो स्पीड कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट स्पीड के साथ वो अपने पूरे जर्नी को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर भी अगर मैं कहीं पर भी इस बॉडी का स्पीड अगर कैलकुलेट करता हूँ, मैं कहीं पर भी अगर इसका स्पीड कैलकुलेट करता हूँ तो वो मुझे 2 मीटर पर सेकेंड ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि बॉडी हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल टाइम इंटरवल पे, साथ ही साथ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारा स्पीड जो होगा बॉडी का वो कांस्टेंट रहेगा। इसे अगर हम ग्राफ के मदद से एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इसका अगर ग्राफ देख ले, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। आपका जो ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम को, इस ग्राफ में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम t, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हमारा डिस्टेंस s इन किलोमीटर और टाइम जो है ये हमारा आवर्स में है। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये 0 से स्टार्ट होते हुए 5, फिर ये आपका 10, फिर ये आपका 15, फिर ये आपका 20, फिर ये आपका 25, फिर ये आपका 30 और फिर ये आपका 35, इस तरीके से कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। वैसे ही अगर मैं बात करूं टाइम का तो ये भी हमारा मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा। हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस के साथ कवर हो रहा है, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। कहीं ना कहीं जो हमारा ग्राफ होगा दैट विल बी योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। एक्चुअली यहाँ पे हम अगर इस चीज़ को स्केल से ही करते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं स्केल से मिलाऊं सारे पॉइंट्स को तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, पॉइंट्स इधर उधर हो रहे हैं। ग्राफ में अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा ग्राफ होता है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर थ्रू आउट द जर्नी उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है और ग्राफ जो हमें मिलता है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं न्यू टॉपिक के अंदर, सेकंड पार्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो कोई भी बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे डिफाइन करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसे कैसे डिफाइन किया जाए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहेंगे? ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहेंगे? तो इफ एन ऑब्जेक्ट does not cover equal distance in equal time interval the object is said to be in non uniform motion। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर ना करे इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, जैसे यहाँ पर हम फिर एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास एक रोड है और यहाँ पे एक मैन जो है वो वॉक कर रहा है, पॉइंट ए से बी, बी से सी और सी से डी तक ये जाता है, ए बी सी डी। यहाँ पे है क्या कि ये यहाँ से 1 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है 2 मीटर, बट दूसरा 1 सेकंड के अंदर ये कवर कर रहा है 3 मीटर, तीसरा 1 सेकंड के अंदर ये कवर कर रहा है लेट्स सपोज फिर 2 मीटर। तो यहाँ पे हमें एक इक्वल डिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस बदल रहा है, कभी वो 2 मीटर, कभी वो 3 मीटर, कभी वो 4 मीटर हो सकता है, नेक्स्ट में 1 ही मीटर करे। तो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हुआ,
इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर बॉडी इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कवर नहीं कर पा रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ पे टाइम इंटरवल इक्वल हो, टाइम इंटरवल हमारा सेम हो, बट टाइम इंटरवल सेम होने के बाद भी हमारा बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर ना कर पाए। तो जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, तो इसका ग्राफ हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे नहीं मिलता है। इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं टाइम ले लूँ और यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस ले लूँ, तो इसका ग्राफ कभी हमें ऊपर जाता दिखेगा, कभी नीचे आता दिखेगा, कभी कांस्टेंट होगा, कभी ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ का कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं होता है, ठीक है। ये हम याद रख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है, ये हम याद रख सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा जो होता है प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर भी बढ़ सकता है, नीचे भी गिर सकता है, या कांस्टेंट भी रह सकता है। तो ये हो जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। यूनिफॉर्म मोशन कभी भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, और नॉन यूनिफॉर्म उसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर ना करे इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो हम उसे बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मोशन, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। इसे हम जल्दी से कवर कर लेंगे। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हमारा क्या होता है, इससे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज का हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude but no a specific direction is called scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है सिंपली ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसका कोई मैग्नीट्यूड तो हो बट कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। जैसे एग्जांपल में मैं बोल सकता हूं लेंथ का एक मैग्नीट्यूड तो होगा मीटर में, 10 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में वो लेंथ है। वैसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, या मैं बात कर लूं एरिया, या मैं बात कर लूं वॉल्यूम, या मैं बात कर लूं मास, टाइम, ये सब जितने भी क्वांटिटीज होते हैं और भी बहुत सारे, ये सारे स्केलर होते हैं क्योंकि इनका एक मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं 10 AM, तो 10 AM एक मैग्नीट्यूड को तो दिखा रहा है कि अभी 10 बज गए हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मेंशन नहीं होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज में आपको जो सबसे मेन चीज याद रखना है कि इसमें कोई भी आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज हमारे क्या क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल quantity having magnitude as well as
specific direction as well as specific direction is called a vector quantity. तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता हो, मतलब वो मैग्नीट्यूड का वैल्यू तो हमें दे ही, साथ ही साथ हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी बताए, तो वैसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल में आप बहुत सारे चीज को ले सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये आपको एक मैग्नीट्यूड तो देगा, साथ ही साथ आपको एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो ऐसे जितने भी क्वांटिटीज है जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करें, वो हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटीज को हम अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन अलग होता है। ये हमारा क्लास 11 का टॉपिक है, वेक्टर्स, जो कि हम पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। उसमें हम सीखते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे पढ़ा जाता है। तो अभी हमारा क्लास 7, 8, 9 तक बस ये हमें समझ लेना है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज एक्चुअल में होते क्या है। तो ऐसे कोई भी क्वांटिटीज जो हमें स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड दे दे बट डायरेक्शन ना दे, उसे हम स्केलर बोलते हैं, और ऐसे क्वांटिटीज जो हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों दे दे, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये हो गया हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमारा टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से एक एक को डिस्क्राइब करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहला हमारा है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस और कुछ नहीं, किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लेता हूं कि मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं और मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, जो कि 6 मीटर डिस्टेंस का है। देन मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाऊंगा, जो कि 8 मीटर का है। देन मैं पॉइंट सी से पॉइंट डी तक अगेन जाऊंगा, जो कि हमारा 5 मीटर का है। तो अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस अपना करूँ, अगर मैं निकालूँ कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। मैं जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल के आया, मैंने जितना पाथ कवर किया, मैंने क्या क्या कवर किया? मैंने ए बी कवर किया, मैंने बी सी कवर किया, मैंने सी डी कवर किया। तो मैंने अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मेरा एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। इट मीन्स मैंने 6 + 8 + 5 मीटर मैंने कवर किया, विच इज़ योर 19 मीटर। तो मैंने 19 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो मेरा टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ पॉइंट ए टू पॉइंट डी तक, दैट इज योर 19 मीटर। मैं 19 मीटर चला। तो डिस्टेंस सिंपली यही बोलता है, डिस्टेंस जो है वो हमारा ये बोलता है कि आप एक्चुअल में कितना पाथ को कवर कर रहे हो। एक्चुअली आपने कितना पाथ कवर किया, वही आपका क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो पहला बात तो आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर
क्वांटिटी, मतलब कि डिस्टेंस का कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस का कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मोशन का नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, वहीं पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज called its displacement। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पे एक पॉइंट ए है, फिर ये पॉइंट ए से एक बंदा चल के पॉइंट बी तक जाता है, फिर पॉइंट बी से ये चल के पॉइंट सी तक जाता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। तो यहाँ पे एक जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल है वो हम डायरेक्ट ए टू सी भी कवर कर सकते हैं, हम ए टू सी भी जा सकते हैं। तो ये कितना होगा, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम आराम से निकाल सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इट मीन्स ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इट मीन्स AC इक्वल्स टू रूट अंडर 36 प्लस 64 विच इज़ योर रूट अंडर 100। इसका मतलब है कि AC का जो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज़ योर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। इट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अगर मैं अगर मेरा डिस्टेंस देखिए, मेरा डिस्टेंस कितना होता, अगर मैं पॉइंट ए टू बी जाता फिर मैं बी टू सी जाता तो मुझे कितना चलना पड़ता, 8 प्लस 6 विच इज़ योर 14 मीटर। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेरा देखिए, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए टू सी में डायरेक्ट चल सकता हूँ विच इज़ 10 मीटर। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट कौन है, 10 मीटर है, ना कि 14 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट वही होता है, किसी भी दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल, इनिशियल मतलब जहां से आपने चलना स्टार्ट किया और फाइनल मतलब जो आपका डेस्टिनेशन है, जहां पे आपको पहुंचना है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के वजह से इसका एक डायरेक्शन भी होता है। तो इसका एक डायरेक्शन भी होता है विच इज़ योर बॉडी साउथ जा रहा है कि नॉर्थ जा रहा है कि ईस्ट जा रहा है कि वेस्ट जा रहा है। ये 4 डायरेक्शन भी हमें मेंशन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कुछ यूनिट्स है, इसी में मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन, कुछ आपको याद रखने हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 1000, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। Therefore we can write कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर, 100 मीटर और 10⁻⁻² मीटर। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा स्मॉलर यूनिट, ये हो गया हमारा स्मॉलर यूनिट किसका, डिस्टेंस का। वहीं अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर विच इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ किलोमीटर। तो ये जो है ये हमारा बिगर यूनिट है।
तो ये बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट का कन्वर्जन हमें याद रखना है, ये हमें काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग के समय। ठीक है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से कवर किया। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ कोई भी बॉडी कवर कर रहा है, एक्चुअल पाथ जो पूरा बॉडी कवर करेगा उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। और किसी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इनको हम देख लेंगे। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है हम देख लेंगे। पहला पॉइंट डिस्टेंस का, इट इज द एक्चुअल लेंथ, इट इज द एक्चुअल लेंथ covered by a ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना एक्चुअल लेंथ कवर किया, इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट path from initial to final point। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा कि इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द path followed by an object। कोई भी ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है ये आपका डिस्टेंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। मतलब कि डिस्टेंस जो है वो इम्पैक्टेड होगा पाथ ऑफ द फॉलोड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम इसका बात करते हैं तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट depend on the path followed by an object। कोई भी ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है, आई एम रिपीटिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है ये आपका इम्पैक्ट नहीं करे, ये आपका इम्पैक्ट नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसमें ये एक पॉइंट है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक पॉइंट ये याद रखना है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो आपका डायरेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में चलोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव जा रहे हो। बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिस्प्लेसमेंट का। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। पॉजिटिव तो आपको पता है कब होगा, पॉजिटिव तो हम बता सकते हैं कि कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव कब होगा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, सेम ऐसे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके अपोजिट होके जा रहा है तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। और अगर कोई बॉडी सेम पाथ से स्टार्ट करके वापस वहीं पहुंच जाए, जैसे कोई अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाए फिर वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आ जाए, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी जीरो।
मतलब हम इनिशियल टू फाइनल चले जाए और फिर फाइनल से इनिशियल आ जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है ना, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोल सकते हैं कि इट कैन बी मोर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस का दो चीज हो सकता है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये चीज हमेशा हमें याद रखना है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो गया तो फिर वो तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा खुद में ही। तो डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, कभी भी उससे कम नहीं होगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का भी, डिस्प्लेसमेंट का भी दूसरा चीज है, वो या तो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या इक्वल होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा होगा तो फिर वो काय का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पॉइंट है ही। तो ये हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा, फिक्स है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, जितने भी ऐसे ऐसे डिफरेंस है वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा आज का जो हमारा डिस्कशन था उसमें हमने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया, छोटे छोटे पॉइंट्स को। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन को समझा, हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझा, हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज को समझा, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझा, फिर हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।